Hello, good morning student. I am Manpal Maurya. Today in class 9th we discuss about prokaryotic and eukaryotic cells. ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। इसके पिछले क्लास में हमने आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया था। तो व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स और व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक and eukaryotic cells। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स किसे कहते हैं? प्रोकैरियोटिक cells are those cells which does not have nuclear membrane and their genetic material is scattered into the cytoplasm, that is called nucleoid, and all the cellular organelles absent in prokaryotic cells, but ribosome are present. That ribosome are 70S type. And eukaryotic cells are those cells which have good nucleus and it consists of nuclear membrane and all the cellular organelles like that mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum etc. सभी सेलुलर ऑर्गेनल्स इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और इस प्रकार से जो सेल्स होती है वह दो प्रकार की होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात अगर हम करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम देखेंगे लाइक दैट इसका एग्जाम्पल हो जाता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो टोटल एग्जाम्पल हो जाता है उसको हम कहते हैं बैक्टीरिया तथा ब्लू ग्रीन एल्गी। और यूकैरियोटिक सेल्स में यूनिसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वे सभी आ जाते हैं। वे यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल होते हैं। लाइक दैट अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स यही है। ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से आप कि द सेल्स ऑफ बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी that lack well organized nucleus and are called prokaryotic cells. Their DNA is not enclosed within the nuclear membrane. They also lack membrane bounded organelles. The organelles which possess prokaryotic cells are like that 70S राइबोसोम केवल इसमें पाया जाता है, बाकी और कुछ नहीं पाया जाता। तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें सेलुलर ऑर्गेनल्स कोई नहीं है, ना तो न्यूक्लियस है, ये सभी जेनेटिक मटेरियल डीएनए या फिर आरएनए है। ठीक है, तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी बैक्टीरिया सेल्स का स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, लाइक दैट इधर देखिए कि ये एक फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर एराइज हुआ है जिसको हम फ्लैजिलम कहते हैं। बाकी ये जो है राइबोसोम है जो 70S है, ये न्यूक्लियोइड पोर्शन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसमें है ही नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, ये कैप्सूल से बनी इसकी कवरिंग है। और इसमें कुछ जेनेटिक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। और इसमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? पिलाई। अब ये आपका यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं कि जिनमें ये वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और ये दे पॉजेस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी। ठीक है, ये सभी चीजें क्या होती हैं? इसमें
पाई जाती हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है एक यूकैरियोटिक सेल्स का। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स का एक क्या है, स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार से हम एक देख सकते हैं कि दैट इज यूकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर। और वो इसके पिछले जो पहले जो दिखाया गया था वो एक प्रोकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार से ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स है। तो हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक cells are those cells which does not have nuclear membrane and definite nucleus and genetic material scattered into cytoplasm, that is called nucleoid, and each prokaryotic cells do not have cellular organelles। और इसी को हम कह सकते हैं कि membrane bounded organelles are absent in prokaryotic cells। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का एक सिंपल एग्जाम्पल हो जाता है बैक्टीरिया तथा ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में जो इसमें आपका एग्जाम्पल हो जाता है, जैसे प्रोटोजोवन, यूकैरियोटिक प्रोटोजोवन आ जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक और क्वेश्चन एराइज होता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम बता रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जितनी भी होती है उनकी साइज क्या होती है, स्मॉल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो साइज होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती हैं। ठीक है, और वह लगभग 1 माइक्रोन की होती हैं। और यहाँ से यूकैरियोटिक सेल्स की जो साइज होती है वो 5 से 100 माइक्रोन की हो सकती हैं। इनमें न्यूक्लियर जो रीजन होता है वो पुअरली डिफाइंड होता है या पुअरली डेवलप होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती हैं और इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है उनको न्यूक्लियोइड कहते हैं। और ये क्रोमोसोम इसमें लगभग सिंगल होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लिया पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती हैं और जितने भी सेलुलर ऑर्गेनल्स है वो भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये मेन डिफरेंस हो जाता है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S टाइप का राइबोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में 80S का राइबोसोम पाया जाता है। तो इस प्रकार से आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये आपका यहाँ पे दिया है डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस है। ठीक है, तो आगे सेलुलर ऑर्गेनल्स वे ऑर्गेनल्स होते हैं जो किसी भी सेल के अंदर पाए जाने वाले होते हैं और जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये सेल परफॉर्म वैरायटी ऑफ फंक्शन such as synthesis of complex molecule and their breakdown and production of energy, secretion of substances. These activity of cell perform different cell ऑर्गेनल्स, यानी ये सभी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए सेल्स में अलग अलग तरह के क्या होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो चलिए आज हम स्टडी करते हैं सेलुलर ऑर्गेनल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आपका होगा सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेलुलर ऑर्गेनल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is a complicated and
It spread throughout the cytoplasm, continuous with the plasma membrane and nuclear membrane. There are two types of endoplasmic reticulum. सेलुलर ऑर्गेनल्स में सबसे पहला सेलुलर ऑर्गेनल्स हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था के.आर. पोर्टर नामक साइंटिस्ट के द्वारा, और उन्होंने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो हमेशा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लगे होते हैं, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लगे हुए सेलुलर जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है उसी को हम कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिनकी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से राइबोसोम जुड़े होते हैं, जिनसे उनका आउटर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर रफ हो जाता है, इसीलिए उनको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं जो उनके मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से राइबोसोम अटैच नहीं होता है, इसलिए वो स्मूथ होते हैं, इसलिए उन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्य रूप से दो प्रकार के पाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। They are found to cell which synthesize protein. This type of endoplasmic reticulum possesses rough wall because ribosome remains attached to membrane of endoplasmic reticulum। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ये एक ग्रेनुलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। दे आर फाउंड टू सेल विच सिंथेसाइज लिपिड द वॉल ऑफ स्मूथ एंड राइबोसोम आर नॉट अटैच टू इट्स मेम्ब्रेन। यदि इसकी मेम्ब्रेन से राइबोसोम्स नहीं जुटे हैं तो उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देखिए, तो ये क्या है कि एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है। ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं राइबोसोम अटैच हुए हैं, तो इनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। और नीचे साइड में देखिए, यहाँ पे एक भी राइबोसोम अटैच नहीं है, तो इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? यही सबसे मेन है और यही बार बार पूछा जाता है एग्जामों में कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन होता है वो पहला फंक्शन इसका होता है, इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ये लार्ज सरफेस एरिया को प्रोवाइड करता है। ठीक है। दूसरा इसका फंक्शन होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये क्या करता है? सरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है। कौन? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स एंड लिपिड। जो और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं स्मूथ, वो स्टोरेज का काम करते हैं, लाइक दैट जैसे हम कह लें कि हार्मोन, लिपिड, इन सब के स्टोर करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर लार्ज surface area provide for activity of
सेल्स, यानी किसी सेल्स के एक्टिविटी के लिए, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को प्रोसीड करने के लिए वो एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन प्रोटीन synthesis and it provide the base for protein synthesis के लिए आधार प्रदान करता है, जिससे कि राइबोसोम आसानी से प्रोटीन का संश्लेषण कर सके। और यहाँ पे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिंथेसिस करता है किसका, स्टेरॉयड हार्मोन्स तथा लिपिड को सिंथेसाइज करने का काम करता है। और नेक्स्ट इसके बाद अगला है आपका गोल्गी बॉडी, ये नेक्स्ट डे स्टडी करेंगे। तो के लिए धन्यवाद।